मैंने जो मंजर रात को देखा था मैं उसे भूल नहीं पाया था। इसी बात ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आज राजू के सामने खड़ा था। राजू प्लास्टिक की थैली बिछाकर उस पर सब्जियां रखे खूब आवाज़ें लगा लगा कर उन्हें बेच रहा था। तभी मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वो मुझे पहचान गया था। अरे नासिर भाई, आप क्या आप सब्जियां लेने आए हैं? उसकी खुशी दीदनी थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। बेचारा बड़ा ही गरीब एक बेवा माँ का बेटा था। मुझे उस पर तरस भी आता। काफ़ी दफ़ा मैं उसकी मदद भी कर चुका था। मैंने उसे 2-3 किलो सब्जियां ले ली थी। अब वो पैसे मुझे वापस कर रहा था। लेकिन मैं जो बात पूछने आया था वो पूछे बिना भला यहाँ से कैसे जा सकता था? राजू, मैंने तुम्हारे घर की छत पर किसी लड़की को देखा था। कौन है वो लड़की? मेरे सवाल पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे मुझसे उसे इस बात की तवक्को ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप नासिर भाई? हमारे घर में लड़की? नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं है हमारे घर में। मेरी तो छोटी बहन है सदफ, आपको पता है ना। वो मेरी आंखों देखी को छुटलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उम्र के इस हिस्से में था जब उसके चेहरे की मासूमियत में छुपे झूठ को आसानी पढ़ लेता। मैं जानता हूँ राजू, तुम्हारे घर में एक लड़की मौजूद है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी बहन तो बहुत छोटी है और तुम्हारी माँ बीमार। तो फिर वो लड़की कौन है? मैं उससे पूछ कर थक गया था, लेकिन राजू था कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं। वो मुसलसल इस बात से इनकारी था कि उसके घर पे कोई लड़की है। मैं भी परेशान सा हो गया। शायद ये मेरी नज़र का धोखा था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तभी तो मैं छत पर चला गया था। लेकिन खैर, मैं सब्जियां लेकर घर आ गया। लेकिन 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि जो कुछ मैंने देखा था वो हरगिज़ मेरी नज़र का धोखा नहीं था। गुलाबी रंग के गुलाबी जोड़े में मलबूस परी जैसी नजर आने वाली वो लड़की राजू के घर की छत पर खड़ी थी और चांद की रोशनी में उसका सुनहरी वजूद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब मैं बार बार अपनी आंखें मसल रहा था, लेकिन वो सामने ही थी। इसका मतलब है कि राजू ने मुझसे झूठ कहा था। अगली सुबह मैं राजू के सामने था। फिर जो कुछ उसने मुझे बताया था उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैं बेयकीनी से उसे देखे जा रहा था। मेरा नाम नासिर है। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करने के बाद मैं एक फैक्ट्री में ऑफिस जॉब कर रहा था, जबकि राजू, जो एक सब्जियां बेचने वाला 12 साल का लड़का था, वो हमारे महल्ले में ही रहता था। हमारे महल्ले में गरीब अमीर सब लोग इकट्ठे ही रहते थे। हमारा घर तो बहुत ही मुनासिब था, लेकिन राजू बेचारा बाप के मरने के बाद एक इंतहाई कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो 3 बहन भाई थे, जबकि उसकी माँ हर वक्त बीमार रहती थी। यतीम होने की वजह से महल्ले के लोग उसकी बहुत सी मदद कर दिया करते थे। लेकिन राजू बड़ा ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। जहाँ तक मुमकिन होता वो खुद ही अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके घर के हालात इंतहाई ख़राब थे। माँ की बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी महंगी दवाइयाँ ख़रीदने की सकत राजू में नहीं थी। हाँ, हर साल जब रमज़ान वगैरह शुरू होता तो लोग ज़कात फितराने के पैसे राजू को देने की कोशिश करते, तो वो लेने से साफ इनकार कर देता। लोग उसके घर राशन भी दे आते थे, लेकिन उसे कभी भी मांगने की आदत नहीं रही थी। वो कभी भी अपनी ज़रूरत के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता था। इस बार सर्दी का मौसम था। मैंने देखा कि राजू हल्के फुल्के कपड़ों में मलबूस ऐसे ही सर्द गर्म मौसम की परवाह किए बिना सब्जियां बेचने के लिए सड़क किनारे बैठा रहता था। मैं अक्सर ही उससे सब्जियां ले लेता था। हालांकि मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाऊं, क्योंकि ठेले और सड़क पर ज़्यादा बिछाकर सब्जियां बेचने वालों से वो सब्जियां नहीं खरीदती थी। लेकिन राजू से मैं अक्सर उसकी खैर खैरियत पूछ लेता था। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उसके सामने ला खड़ा किया था। वो एक अंधेरी सर्द रात थी। उस दिन मुझे अपने कमरे में बहुत घबराहट हो रही थी। सर में शदीद दर्द था। अचानक ही मुझे याद आया कि मैं अपने तोतों को स्टोर में रखना भूल गया हूँ। जाहिर है सर्दी की शिद्दत इतनी थी कि वो मर भी सकते थे। यही सोचकर मैं जल्दी से छत पर आया था। अपने सारे पाले हुए तोतों को मैंने स्टोर में हिफाजत से रखा और खुद नीचे जाने ही वाला था जो अचानक सामने वाला मंजर ना देख लेता। मैं हैरान था। राजू की छोटी सी छत पर दीवार के उस पार खड़ी वो लड़की जिसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। उसने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वो निहायत ही खूबसूरत थी। चांद की सफ़ेद रोशनी में उसकी सफ़ेद रंगत खूब हीरे की तरह दमक रही थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया था। मैं पुरशौक नज़रों से उसे देखता रहा। अचानक ही उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में खौफ देखकर मैं हैरान रह गया।
वो मुझे देखकर ऐसे भागी जैसे उसने मुझे नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। उस लड़की के बारे में सोचकर मैं अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। तभी मैंने दूसरे दिन जब राजू से उसके बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो लड़की हमारी छत पर थी। उसका कहना था कि हमारे घर में कोई लड़की है ही नहीं, लेकिन छत पर नजर आने वाली लड़की आखिर वो कौन थी? फिर एक दफ़ा मैंने दोबारा उस लड़की को देखा था। अब की बार उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। छत पर मौजूद वो लड़की मुसलसल चांद को देखे जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की उदासी थी। मैं भी उसे देखता रहा, यहाँ तक कि उसे खबर भी ना हुई कि कोई दूसरा उसे देख रहा है। अब मैंने अच्छी तरह देख लिया था कि वो राजू के घर की छत पर ही थी। दूसरे दिन जब मैं उसके सामने पहुंचा और उससे सवाल जवाब करने लगा, हालांकि वो हर रोज़ की तरह सब्जियां बेच रहा था, मैंने देखा कि उसके पास चंद दिन पहले पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, बल्कि वो बारीक से कपड़ों में सड़क किनारे बैठा था। आज उसने एक मोटी सी जैकेट पहन रखी थी, सर पर टोपा, पाँव में मोजे और अच्छे खासे जूते भी पहन रखे थे। जब उसके सामने मैंने सब्जियों का ढेर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब वो सब्जियां बेचने के लिए सड़क पर बैठता था तो सब्जियां बहुत ही थोड़ी और पुरानी होती थी, लेकिन आज वो काफ़ी बड़ी तादाद में सब्जियां लेकर बैठा था। ग्राहक उससे सब्जियां खरीद कर लेकर जा रहे थे। मैंने देखा जब एक ग्राहक ने उसे पैसे दिए तो उसने अपने पास से पैसों की एक मोटी सी गड्डी निकाली। इतने सारे पैसे देखकर मैं हैरान रह गया था। राजू एक इंतहाई गरीब लड़का था। उसने इतने पैसे कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। ऐसे में वो ढेर सारे पैसे उसके पास कैसे आ गए? फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि आज उसकी सब्जियां काफ़ी तादाद में लोग खरीद रहे हैं। मुझे खुशी भी हो रही थी कि राजू के हालात बदल रहे हैं, लेकिन इतनी अचानक उसके हालात बदलने की वजह समझ नहीं आ रही थी। अब मैं उसके सामने बैठ गया जबकि वो नोट गिनती कर रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, नासिर भाई कैसे हैं आप? मैंने गौर से उसे देखा और कहने लगा, राजू सचमुच अब तो मुझे उसके बारे में बता ही दो। मैं एक दो दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा उसे तुम्हारी छत पर देख चुका हूँ। मेरी बात सुनकर वो उछल पड़ा था। उसने अपने दाएं बाएं देखा, किसी ने भी मेरी ये बात नहीं सुनी थी। फिर वो गड़बड़ाते हुए कहने लगा, आपको कोई गलत फहमी हुई है नासिर भाई, हमारे घर में कोई लड़की नहीं। यकीन नहीं आता तो आज आप चलकर देख लेना। अब मुझे उस पर गुस्सा भी आया था, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में भी जानना चाहता था जिसने पहली नज़र में ही मेरे दिल का चैन छीन लिया था। फिर मैं कहने लगा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो यही ठीक होगा। मैंने उसके सामने तो ये कह दिया था, लेकिन मैं आज शाम को उसके घर जाने का इरादा रखता था। फिर 5 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होती थी, तो मैंने घर जाकर चाय वगैरह पी और अम्मी से झूठ कह दिया कि मैं अपने किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं राजू के घर जा रहा था। जैसे ही मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ, अचानक ही अंदर से किसी की सुरीली हंसी की आवाज़ आई थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। ये उसी लड़की की आवाज़ है। यही सोचकर मैंने उसके बोसीदा दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाला राजू था। मुझे देखकर उसने हैरत और खुशी का इजहार किया था। नासिर भाई, आप मेरे घर? आज तो मेरे घर की किस्मत चमक गई। उसने मुझे अंदर आने के लिए कह दिया। सामने ही उसकी बीमार माँ लेटी थी, जबकि छोटी बहन जो सिर्फ 10 साल की थी वो बर्तन धो रही थी। उसके घर के दरो दीवार से गुर्बत टपक रही थी। सिर्फ 2 चारपाइयाँ थीं और मैले से चंद बिस्तर। लेकिन अचानक ही उसके घर से जब लजीज खाने की खुशबू आने लगी तो मैं चौंक गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी, लेकिन वहाँ वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं थी। राजू सरगोशी में कहने लगा, नासिर भाई, जिसे आप देखने आए हैं वो यहाँ नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा था। सामने ही तो वो सीढ़ियाँ थी जो उसकी छत तक जाती थी। जिस छत पर खड़ी हुई मुझे वो दिखाई देती थी, लेकिन अब उसका इस घर में कोई नामो निशान भी नहीं था। मैं अजीब उलझन का शिकार हो गया था। अगर वो लड़की नहीं थी तो बार बार मेरे सामने आ क्यों रही थी? चंद घड़ी वहाँ बैठकर राजू की छोटी बहन को मैंने 1000 रुपया ऐसे ही देना चाहा तो राजू ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया तो उन्होंने वो पैसे रख लिए थे और मैं घर से बाहर आ गया था। फिर 2 दिन तक मैंने इस बात के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन न जाने क्यों ये बात बार बार मेरे जहन में आ रही थी। फिर उस रात मैं सो रहा था जब अचानक ही अम्मी की आवाज़ आई थी, नासिर बेटा, छत से कपड़े ले आओ, बारिश होने वाली है, कहीं कपड़े ना भीग जाएं। मैंने उकताहट से अम्मी की यह आवाज़ सुनी थी। दरअसल मेरी कोई बहन नहीं थी, हम सिर्फ 3 भाई ही थे।
जिसमें मैं सबसे बड़ा था, इसलिए अक्सर बहन की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ती थी। फिर मैं आधी रात को छत पर चला आया, जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, नीचे कदम रखने ही वाला था जब बारिश में भीगती मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। अब भी वो छत पर खड़ी गोल गोल घूमे जा रही थी। ये मेरी आंखों का वहम नहीं था। मैं चंद लम्हे तक उसे देखता रहा। उसके लंबे लंबे बाल बड़े ही खूबसूरत थे। ये हसीन नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। लेकिन आखिर ये लड़की कौन है और इस घर की छत पर क्या कर रही है जिसमें राजू और उसका गरीब खानदान रहता है, जो इस महल्ले का सबसे गरीब लड़का है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है और अकेला चलाता है। अब मैं सर झटक कर नीचे आ गया था। पूरी रात मुझे उसके ही ख्वाब आते रहे। अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वो राजू ही था। उसकी हालत ने मुझे हैरान कर दिया था। कहाँ वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब राजू, और कहाँ अब उसके तन पर उम्दा लिबास और बाल तराशे हुए। कहीं से भी वो यतीम और गरीब बच्चा नहीं लग रहा था। उसके हालात बदल गए थे। मैंने देखा उसकी जेब भी भारी लग रही थी। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं हैरत से उसे पूछ रहा था। आज मेरी सारी सब्जियां बिक गई थी, इसलिए जल्दी घर जा रहा हूँ, वो खुशी खुशी बता रहा था। फिर मेरे बराबर में चलते हुए हिचकिचाते हुए कहने लगा, नासिर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो राजू, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं फौरन ही कहने लगा। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं नासिर भाई, दरअसल मुझे आपसे एक ऐसी बात करनी है जो मैं कई दिन से किसी से करना चाह रहा था, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। मैं हैरत से कहने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है? वो चंद लम्हे रुका, फिर कहने लगा, आप जिस लड़की के बारे में कह रहे थे ना, वो लड़की सच में ही मेरे घर में है। अब मैं उछल पड़ा था। मैंने गुस्से से उसे देखा, फिर कहने लगा, तुम मेरी बात को झुठला क्यों रहे थे? लेकिन जब मैं तुम्हारे घर गया तो वो गायब थी। उसने सर झुकाया, फिर कहने लगा, नासिर भाई, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आज रात आप उस चाय वाले होटल पर आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बस यूँ समझ लेना कि हम दोनों को किसी की मदद करनी है। उसे यूँ संजीदगी से ये बात करते हुए देखकर मुझे शदीद हैरत हो रही थी। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम भी वक्त पर पहुँच जाना। फिर मेरा वक्त तो जैसे थम सा गया था। दिल बेचैन था और ख्यालात मुंतशिर। आखिरकार वो लम्हा करीब था जब राजू मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाला था, जिसके बारे में जानने के लिए मैं कई दिनों से बेचैन था। मैं हमेशा से यही सोचता रहा था कि आखिर वो कौन थी, उसके और राजू के दरमियान क्या रिश्ता था, और सबसे बढ़कर वो क्यों इस कदर पुरस्कार थी। इन सवालात ने मेरी नींदें उड़ा दी थी। मैं राजू से पहले ही होटल पर पहुंच गया था। दिल में बेचैनी और तजस्सुस की लहर थी, जैसे किसी इंकिशाफ का इंतज़ार हो। कुछ देर बाद राजू आया और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। वो चुपचाप मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में थकन और गम की परछाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को अपनी बातें सुनाने से डर रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, राजू, आखिर क्या बात है? क्यों इतना परेशान हो? मुझे सच बताओ। उसने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, नासिर भाई, ये एक ऐसा मामला है जिसका जिक्र मैं किसी के सामने नहीं करना चाहता था। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैंने ये बात किसी को बता दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शायद तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। वो लड़की, हाँ, वो वाकई मेरे घर में है, लेकिन वो किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं करेगी। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मेरे दिमाग में हज़ारों ख्यालात दौड़ने लगे। आखिर ये सब क्या है? वो लड़की कौन है? लेकिन उसने जो बात आगे बताई, उसने मुझे जैसे सकते में डाल दिया। राजू की आंखें माजी की किसी दर्दनाक याद में खो चुकी थी। वो गहरी सोच में था और फिर आहिस्ता आवाज ने बोला, ये उन दिनों की बात है जब अम्मा को दवाइयों की सख्त ज़रूरत थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अब्बा का सब्जियों का ठेला तो कब का टूट कर बर्बाद हो चुका था। हमारे हालात ऐसे थे कि दिन रात मेहनत के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अब मैं प्लास्टिक की चादर बिछाकर उस पर सब्जियां बेचता था और उसी से हमारे घर का गुजारा होता था। लेकिन आने वाली सर्दियां बड़ी ही खतरनाक थीं। राजू की आवाज़ दुख से भर गई। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर बोला,
घर में अम्मा छोटे बहन भाई जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरे बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था जो मुझे सर्दी से बचा सके। सर्दी की शिद्दत ऐसी थी कि लगता था आज मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। उस दिन भी मैं सर्दी से ठिठुरता हुआ एक दरख्त के नीचे बैठा था, जहाँ मैं अपना सब्जियों का ठेला लगाया करता था। कपड़े मेरे फट चुके थे और सर्दी का हर झोंका मेरे वजूद में करंट की तरह दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था शायद आज मेरी जान निकल जाएगी। राजू की आंखों में वो रात जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। वो कहने लगा। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। वो एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़की सीधा मेरे पीछे मौजूद दरख्त की ओट में छुप गई थी। मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने दो आदमियों को देखा जो शैतान की तरह खौफनाक लग रहे थे। उनकी आंखों में नफरत और इरादे साफ झलक रहे थे। वो उस लड़की को तलाश कर रहे थे। राजू की आवाज़ और ज़्यादा धीमी हो गई। वो लड़की मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। उसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उन आदमियों को उसके बारे में कुछ ना बताऊं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी मदद करूंगा। उन आदमियों ने मुझसे उसके बारे में पूछा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। वो लड़की खौफ से कांप रही थी और मैंने उसे तसल्ली दी कि अब वो महफूज है। यह सुनकर मेरे दिल में कई सवालात उठे, लेकिन मैं खामोशी से राजू की बात सुनता रहा। उसने अपनी कहानी में मज़ीद गहराई पैदा करते हुए कहा, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक मेहमान नहीं थी, बल्कि एक राज बन गई थी। लेकिन मैं उसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। ये सब बातें सिर्फ हमारे दरमियान रहेंगी। मैंने राजू की बातों पर एक गहरी नज़र डाली। उसकी आंखों में खौफ, उदासी और एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। मुझे लगा कि यह कहानी महज एक लड़की की नहीं, बल्कि राजू की ज़िंदगी के एक ऐसे राज की है जिसने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। राजू ने अपनी बात को जारी रखते हुए मज़ीद कहा, थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चले गए, लेकिन मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वो लड़की भी वहाँ से गायब थी। मैं हैरान था कि ये क्या माजरा है। रात ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए अब मैं भी घर जाने की सोच रहा था, लेकिन मारे सर्दी के मेरा जिस्म अकड़ गया था। बमुश्किल मैं कदम उठा पा रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, ये चादर ले लो प्यारे बच्चे। मैंने पलट कर देखा, वो लड़की मेरे पीछे ही थी। खूबसूरत, परी जैसी नजर आने वाली लड़की। वो मुझे चादर दे रही थी। जैसे ही मैंने चादर ली, ऐसे लगा जैसे एक गरमाइश मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। कितनी मेहरबान और कितनी खूबसूरत थी। अब मैं घर आने लगा था, लेकिन हैरान रह गया। वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, फिर मेरे पीछे ही मेरे घर के अंदर भी दाखिल हो गई। मैं परेशान सा हो गया था। फातिमा और नवीद तो सो चुके थे, अम्मा भी गहरी नींद में थी, जबकि मैं हैरान था कि वो मेरे सामने खड़ी है। मेरी हैरत को देखते हुए वो कहने लगी, परेशान मत हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आज की रात मुझे यहाँ रुकने दो। तुम कौन हो? वह हैरत से उससे पूछ रहा था। तभी उसकी नीली आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते हुए कहने लगी, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ छुपना मुश्किल हो गया है। सब लोग मिलकर मुझे जीने ही नहीं दे रहे। तुम कुछ दिनों के लिए मेरी मदद करो, मुझे अपने घर में छुपा लो। मैं हैरत से उसे कह रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आई है। फिर उसने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। वो कहने लगी कि मैं एक राजपरी हूँ, जिन्नात की राजकुमारी। मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। किसी की तलाश मुझे यहाँ ले आई थी, लेकिन वो मुझे ना मिल सका। लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊँ? जिन्नात मुझे कबूल नहीं करेंगे, ना ही मेरा सरदार बाप। इसीलिए मैं इन इंसानों की दुनिया में भेस बदल कर रह रही थी, एक लड़की के रूप में। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे जैसे उसकी बातें सुन रहा था, मेरे जहन में एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। वो अपनी कहानी ऐसे सुना रही थी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल से निकला हो और हर जुमले में एक दुनिया छुपी हो। जब उसने कहा कि वो एक नेक जिनजादी है और उसका ताल्लुक नेक जिन्नात के कबीले से है, तो मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ। लेकिन इसके साथ ही उसकी बातों का तजस्सुस और बढ़ गया। वो मुझे समझा रही थी कि उनके कबीले में नाफरमानी करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती है
और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी, जैसे वो अपनी कहानी के किसी दर्दनाक पहलू को याद कर रही हो। मैं घबराकर उससे पूछने लगा, आखिर ऐसी क्या नाफरमानी की तुमने? उसने उदास नजरों से मुझे देखा और गहरी सांस लेकर कहा, मेरी नाफरमानी वही थी जो अक्सर मोहब्बत में मुब्तला होने वाले करते हैं। मैंने अपने कबीले के कवानीन को तोड़कर एक इंसान से इश्क किया। ये सुनकर मेरे दिल में बेशुमार सवालात उठे, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं उसकी कहानी के अगले पहलू को जानने के लिए बेताब था। वो बोलती रही, मैं उस नदी के पार रहती थी जहाँ हमारा कबीला आबाद था। वो नदी हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान हद थी। कबीले के कवानीन के मुताबिक हमें उस नदी के पार जाने की इजाज़त नहीं थी, ख़ास तौर पर मुझे, क्योंकि मैं ना सिर्फ जिन्नात की लड़की थी बल्कि कबीले की मलिका भी थी। मेरा बाप जो जिन्नात का सरदार था हम पर बहुत सख्ती करता था ताकि हम उन कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, जैसे वो माजी के उन लम्हों को याद कर रही हो। फिर बोली, एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर शरारत करने का फैसला किया। हमने सोचा कि नदी के उस पार जाकर देखेंगे कि इंसानों की दुनिया कैसी है। ये पहली बार था जब मैंने इंसानों की दुनिया में कदम रखा। मेरी सहेलियां तो जल्द ही डर के मारे वापस लौट गईं, लेकिन मैं वहां रुक गई। मेरा दिल बेचैन था और मेरी आंखें हर चीज़ को देखने के लिए बेताब थी। वो कह रही थी, तभी मैंने एक नौजवान को देखा जो नदी के किनारे चल रहा था। वो खूबसूरत था, उसकी चाल में एक अजीब सा एतमाद था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो मेरे दिल में बस गई। मैंने पहली बार जाना कि मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है। मैं उसे देखे जा रही थी जैसे वो कोई जादू हो, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाया। उसका मेरे करीब से गुजर जाना और मुझे नज़रअंदाज करना मेरे दिल को चीर कर रख गया। उस वक्त मुझे शिद्दत से यह एहसास हुआ कि मैं एक जिनजादी हूँ और वो एक इंसान जो मुझे देख भी नहीं सकता था। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था जो मेरे दिल को छू रहा था। वो कह रही थी, मैं वापस अपने कबीले में तो आ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था। मैं अपने ख्यालात में गुम रहने लगी और मेरी ये हालत देखकर मेरे वालिद को शक होने लगा था। लेकिन मैं क्या करती? मेरे दिल में वो इंसान बस गया था और मैं उसकी दुनिया में दोबारा जाना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। जब वो ये सब बता रही थी, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई और उदासी थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैं हैरान था कि उसकी ज़िंदगी कितनी पेचीदा और मुश्किलात से भरी हुई थी। वो अपनी कहानी ऐसे सुना रही थी जैसे हर लम्हे का दर्द उसकी आंखों में झलक रहा हो। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो थकी हुई लग रही थी, जैसे एक तवील सफ़र ने उसे बेहद कमज़ोर कर दिया हो। उसने अपनी बात जारी रखी, मैं जब दोबारा उस जगह पहुंची जहां मैंने पहली बार उसे देखा था तो मेरा दिल बहुत बेकरार था। मैं जानती थी कि मेरा वापस अपने कबीले में जाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि मैंने उनके उसूल तोड़े थे और मुझे देख लिया गया था। मेरी ये हरकत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाफरमानी बन गई थी, लेकिन मेरा दिल उस नौजवान को देखने के लिए बेताब था। मैंने हर खौफ को पसे पुष्ट डालकर इंसानी रूप इख्तियार किया और उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली। जब उसने मुझे देखा तो वो हैरतज़दा रह गया। वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं वाकई वहाँ मौजूद हूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं जानती थी कि अगर मैं उसे सच बताती तो वो मुझसे खौफज़दा हो जाता, इसीलिए मैंने झूठ कहा कि मैं एक लड़की हूँ जो अपने ख़ानदान की ठुकराई हुई हूँ, जिन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नजर आए और उसने मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश की। मैंने उसकी बात गौर से सुनी। वो बोलती जा रही थी। मैं कई दिन उसके घर रही। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता और मेरे साथ हमदर्दी से पेश आता, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ हमेशा रहता था कि अगर उसे मेरी हकीकत का इल्म हो गया तो क्या होगा? क्या वो मुझे कबूल करेगा या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपनी कहानी सुना रही थी। फिर एक रात जब मैं उसके सामने खड़ी थी तो उसने अचानक मेरे बारे में वो हकीकत जान ली जो मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक आईने की तरफ देखा और उसे वहाँ मेरा अक्स नज़र नहीं आया। वो समझ गया कि मैं इंसान नहीं हूँ। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो गया और उसने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था, तुम कौन हो?
क्या तुम वाकई इंसान हो या फिर कोई और मखलूक? उसने अपनी आवाज में दुख भरकर कहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझसे कहा कि मैं फौरन वहां से चली जाऊं। उसकी आंखों में खौफ और नफरत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं जान गई थी कि वो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगा। मैंने अपनी मोहब्बत और अपने ख्वाबों को दिल में दफन किया और हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली आई। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो मज़ीद बोली, जब मैंने इंसानी दुनिया में कदम रखा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया मेरे लिए कितनी ख़तरनाक है। मैंने कई बार इंसानी रूप में लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मेरे वजूद से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मुझे हर जगह धोखा मिला और आखिरकार मैं अपनी जान बचाने के लिए छुपती फिरती रही। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ मेरे कबीले में मेरी सज़ा तय हो चुकी है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं चंद दिन यहाँ रहूँगी और इसके बाद अपने कबीले में वापस चली जाऊँगी। जो भी सज़ा मुझे मिलेगी मैं उसे कबूल करूँगी। बस तुमसे ये दरख्वास्त है कि मुझे यहाँ चंद दिन पनाह दे दो और मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताओ। मैं तुम्हारे घर में छुप कर रहूँगी और किसी को मेरे वजूद का इल्म नहीं होगा। मैं उसकी बातों से हैरान था। उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात, उसकी मोहब्बत का दर्द और उसकी बेबसी मेरे दिल को छू रही थी। मैंने सोचा कि दुनिया में ऐसे राज और ऐसी कहानियाँ भी हो सकती हैं जिन्हें समझना और कबूल करना इंसान के लिए आसान नहीं होता। मैंने उसे कह दिया था वो यहाँ रह सकती है, लेकिन जब उसने मेरे घर में मौजूद गुर्बत देखी तो वो धीरे धीरे मेरी मदद करने लगी, हर फ़ायदा मुझे पहुँचाने लगी। अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन नासिर भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप किसी तरह भी उसे उसके कबीले में छोड़ कर आ जाएं, क्योंकि उसका कहना है कि वो अपनी सारी ताकतें खो चुकी है। इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं हैरत से उसे देखे जा रहा था। छोटा सा बच्चा राजू किस कदर समझदार हो गया था। क्या वो मुझसे मिल सकती है? मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मैं बेकरारी से राजू से कह रहा था। अब वो परेशान सा हो गया था, न जाने वो आपके सामने आएगी या नहीं। मैं बेचैनी से जंगल के बीच में मौजूद उस दरख्त के पास खड़ा था जहाँ राजू ने मुझसे मिलने का कहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहला मौका था कि मैं जिन्नात की मलिका राजपरी से मिलने वाला था, और उसके बारे में सोचकर मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात और सवालात उठ रहे थे। क्या वो वाकई इतनी हसीन होगी जितनी कि राजू ने बताया था? क्या वो वाकई इंसानों जैसी नजर आती होगी? और सबसे बढ़कर, क्या वो मुझे अपने करीब आने देगी? राजू ने मेरी इल्तिजाएं सुनकर वादा किया था कि वो उससे कहेगा कि वो मेरे सामने आए, लेकिन मैं अब भी इस बात पर यकीन करने से कासिर था कि यह सब हकीकत में होने जा रहा था। जंगल की खामोशी और अंधेरा माहौल को मजीद पुरस्कार बना रहा था। हवा में एक अजीब सी खुनकी थी और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट एक गैर मामूली मौसीकी की तरह महसूस हो रही थी। मेरी नज़रें बार बार चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे दूर से राजू आता हुआ दिखाई दिया। मेरा दिल एक लम्हे के लिए खुशी से भर गया कि शायद राजपरी भी उसके साथ होगी, लेकिन जब मैंने गौर किया तो देखा कि वो अकेला था। मायूसी की एक लहर मेरे दिल में दौड़ गई। मैंने इशारे से राजू से पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो मुझे मज़ीद बेचैन कर रही थी। अभी मैं राजू से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक नरम लेकिन पुरस्कार आवाज़ आई। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, देख लो मुझे। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा में गूंज रही हो, और उसके हर लफ्ज़ में एक अजीब सा सुकून और कशिश थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम सा गया और मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पलट कर देखा, और जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। मेरे सामने वो खड़ी थी, एक ऐसी हस्ती जिसकी खूबसूरती इंसानी तसव्वुर से कहीं बढ़कर थी। उसका वजूद एक चमकती हुई रोशनी में लिपटा हुआ था, जैसे उसके आसपास हवा भी रोशनी के साथ झलमिला रही हो। उसकी आंखें गहरी और पुरस्कार थीं, जिनमें एक अजीब सी मकनातीसियत थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान में एक अजीब सी सदमहरी भी थी, जैसे वो मेरे जज्बात को परख रही हो। उसके लंबे स्याह बाल उसके कंधों पर इस तरह गिर रहे थे जैसे रात की तारीकी ने उसे अपनी चादर में लपेट रखा हो। मैं हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देख रहा था। मेरे वजूद में एक कपकपाहट भी थी,
लेकिन मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। उसकी मौजूदगी एक ऐसा एहसास पैदा कर रही थी जैसे कायनात की तमाम तर ताकतें और राज मेरे सामने खड़े हों। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन अल्फाज मेरा साथ छोड़ गए। उसने अपनी नज़रें मुझ पर गाड़ दी और धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे देखना चाहा और मैं तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन याद रखो ये मुलाकात तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी और हर लफ्ज़ मेरे दिल में गूंज रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी झलक दिखाई, लेकिन आप वाकई वो हैं जो राजू कहता है? क्या आप वाकई जन्नत की मलिका हैं? वो मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान में एक ऐसी रोशनी थी जिसने मेरे तमाम सवालात का जवाब दे दिया। वो वाकई इस दुनिया से परे की कोई हस्ती थी और उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक ऐसा तजुर्बा बन गई थी जो मैं कभी नहीं भुला सकता। वो उदास होकर कहने लगी, तुमने मेरी असलियत देख ली है, इसलिए अब तुम्हारी ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई होगी कि मैं दिखने में कैसी हूँ या मेरा वजूद कैसा है। बस तुम मेरी मदद करो, उस जंगल के आगे जो नदी है मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। इन इंसानों से छुपकर मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, उसे कोई ख़तरा नहीं होगा। फिर अगली रात वो लम्हा आ पहुँचा जिसका राजू और मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों जानते थे कि ये रात एक अहम मोड़ साबित होगी, क्योंकि उसके सफ़र का आखिरी और सबसे दुश्वार मरहला शुरू होने वाला था। वो बेहद खामोश और मोहतात थी, जैसे उसे अपने इर्द गिर्द के खतरात का भरपूर एहसास हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसके अज़म और खौफ का पता देती थी। उसका सफ़र वाकई तवील और कठिन था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो आखिरकार अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगी। राजू भी पुरज़म था और उसकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रास्ता तारीक और सुनसान था और हमें मुसलसल मोहतात रहना पड़ रहा था। वो एक इंसानी रूप में थी, एक ऐसी हसीन लड़की के रूप में जो किसी भी देखने वाले को अपने सहर में गिरफ्तार कर सकती थी। उसकी चाल में एक नरमी और वक़ार था जो आम लोगों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखें जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी, उसके अंदर छुपे राज़ों की गवाही दे रही थी। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग हमारे करीब से गुजरे और वो फ़ौरन मोहतात हो जाती, लेकिन मैं और राजू उसके लिए एक हिफाजती दीवार बने खड़े रहे। कई बार हमने महसूस किया कि कुछ लोग उसे देखकर रुक गए और हैरत से उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन हमने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और वो लोग आगे बढ़ गए। एक मौके पर एक काफिला हमारे करीब से गुजरा और उनमें से एक शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें उस शख्स पर गाड़ दी और वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। राजू भी मुसलसल चौकन्ना था और वो अपनी हाजिर दिमागी से हर खतरे को टालने की कोशिश कर रहा था। हमें रास्ते में कई जगहों पर रुकना पड़ा। एक मकाम पर हमने एक पुराने दरख्त के नीचे कुछ देर आराम किया। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून और अज़म नुमाया था। बस थोड़ी देर और, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। राजू ने भी सर हिलाकर उसे यकीन दिलाया कि हम हर कदम पर उसके साथ हैं। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और खौफनाक होता जा रहा था। हवा की सर्द लहरें हमारे चेहरे पर पड़ रही थी और इर्द गिर्द की खामोशी में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आई। वो अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा रही थी और हम दोनों उसके साथ थे। फिर आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब हम एक नदी के किनारे पहुंचे। वो नदी जिसे पार करना उसके लिए सबसे अहम था, क्योंकि इसके बाद वो अपने कबीले की सरहद में दाखिल हो जाती। नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था और उसकी रवानी एक अजीब सा गीत गाती हुई महसूस हो रही थी। हम तीनों कुछ देर के लिए रुके और मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकन के आसार वाज़ेह थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। ये आखिरी मरहला है, मैंने उसे कहा। ये नदी पार कर लो और तुम महफूज हो जाओगी। वो खामोशी से सर हिलाकर आगे बढ़ी। हम दोनों ने उसे नदी के किनारे तक पहुंचाने में मदद की। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, मैं और राजू दोनों ने अपनी जगह से हटकर उसे देखना शुरू कर दिया। नदी के पार चमकती हुई रोशनियों का मंजर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने असल मकाम के करीब पहुंच गई हो। हमने दूर से देखा कि वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर रुक गई और पलटकर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे
और वो खामोशी से सर झुकाकर आगे बढ़ गई। वो लम्हा जब वो हमारी नज़रों से ओझल हुई, मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मुझे यकीन था कि अब उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई होगी और वो अपने मकसद को हासिल कर लेगी। जाने से पहले उसने पलटकर मुझे देखा, फिर राजू से कहने लगी, दुआ करना कि मुझे मेरे कबीले के जिन्नात कबूल कर ले, मैं फिर से उनकी मलिका बन जाऊं। हम दोनों ने उसके लिए दुआ की थी। फिर वो हमेशा के लिए हम दोनों की नज़रों से ओझल हो गई। मैंने देखा राजू की आंखों में आंसू थे। मैं हैरत से उसे पूछ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। आखिर को उसे अपने घर, अपनी मंजिल पर ही लौटना था। वो रोते हुए कहने लगा, क्योंकि वो बहुत ही मेहरबान थी, उसने मेरी बहुत मदद की, जाते जाते भी वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करके गई है। उसकी बातों में एक अजीब सी बेबसी और शुक्रगुजारी झलक रही थी, जैसे वो किसी अनदेखी हस्ती के सामने झुका हुआ हो। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मेरे दिल में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे थे। आखिर ये राजपरी कौन थी? उसने राजू पर क्या एहसान किया था? लेकिन मैंने मजीद कुछ पूछने से गुरेज किया, क्योंकि राजू की आंखों में आंसू थे और वो बात करते हुए बार बार नजरें झुका रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन अल्फाज ना मिल रहे हों। अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक सब्जी लेने के लिए उसी जगह गया जहाँ राजू हमेशा अपना ठेला लगाया करता था, लेकिन वहाँ राजू को ना पाकर मैं हैरान रह गया। वो जगह खाली पड़ी थी और जैसे उसकी गैर मौजूदगी वहाँ के मंजर में एक खला पैदा कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो किसी काम की वजह से ना आया हो, लेकिन जब 2-3 दिन तक वो नजर ना आया तो मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने कई बार उसकी जगह पर जाकर लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार मैंने फैसला किया कि उसके घर जाकर देखूं। मैं उसके महल्ले में पहुंचा जहां उसका छोटा सा कच्चा मकान था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये मंजर देखकर मेरी हैरत और परेशानी मजीद बढ़ गई। दिल में अजीब वसवसे आने लगे कि आखिर वो कहाँ चला गया। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या शायद वो कहीं और मुंतकिल हो गया हो। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कई दिन यूं ही गुजर गए। मैं अक्सर उसकी जगह पर जाकर देखता, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। वक्त गुजरता गया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को कबूल कर लिया कि शायद राजू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। लेकिन उसका अचानक यूं गायब हो जाना एक मुअम्मा था जो मेरी यादों में हमेशा ताज़ा रहा। गुजरे सालों में मेरी अपनी ज़िंदगी भी बदल गई। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी और यूं ज़िंदगी एक नई राह पर चल निकली। लेकिन राजू और उसकी कहानी मेरे दिल में हमेशा एक सवालिया निशान बने रहे। कभी कभार जब मैं तन्हा होता या पुरानी यादों में खो जाता तो राजू की मुस्कुराती हुई शक्ल और उसकी कही हुई वो बातें याद आती। वो बहुत मेहरबान थी, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये सोचकर मेरा दिल बेचैन हो जाता कि आखिर वो कौन थी और क्या राजू को अपनी ज़िंदगी में वो सुकून और खुशियाँ मिली जिनका वो मुस्तहिक था। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो दिल में एक अजीब सी उदासी और खुशी की मिलीजुली कैफियत पैदा होती है। शायद कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरे लम्हे भी हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह रखते हैं। मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और समझदार थी। हमारी शादी को कई साल बीत गए थे और इन सालों में हमने खुशियों और गमों के कई मौसम देखे। हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे। ज़िंदगी एक मामूल के मुताबिक चल रही थी कि एक दिन मुझे दूसरे शहर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। ये एक ऐसा सफ़र था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरी ज़िंदगी के एक पुराने बाब को दोबारा खोल देगा। उस दिन जब मैं उस शहर की एक मसरूफ़ मार्केट में था तो अचानक मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल राजू जैसा लग रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और ये देखकर हैरत हुई कि वो ना सिर्फ जवान हो चुका था बल्कि उसका अंदाज और हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे और वो एक बड़ी दुकान का मालिक लग रहा था। उसकी शख्सियत में एक वक़ार और एतमाद था जो मैंने कभी राजू में नहीं देखा था। मैं हैरत और तजस्सुस के साथ उसके करीब गया और उससे पूछा, तुम राजू हो ना? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, नासिर भाई आप कैसे हैं? उसकी आवाज़ में वही मिठास और वही आजिज़ी थी जो मैंने सालों पहले देखी थी। वो मुझे पहचान गया था और ये जानकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारे तो हालात ही बदल गए हैं, ये सब कैसे हुआ? तुम तो कभी फटे पुराने कपड़ों में सब्जी बेचा करते थे
राजू ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, नासिर भाई, यह सब कुछ आसान नहीं था। बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है और कुछ उस राजपरी की मदद का जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उसकी बात पर चौंक गया। राजपरी? मैंने हैरत से पूछा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, जी नासिर भाई, वो मेहरबान जिनजादी। इसके बाद उसने मुझे वो कहानी सुनाई जिसने मेरे दिल को छू लिया। उसने बताया कि किस तरह वो अपनी माँ के इलाज के लिए परेशान था और उसकी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक रात जब वो अपने पुराने घर के टूटे हुए कमरे में सो रहा था तो वो जिनजादी उसके सामने आई। उसने ना सिर्फ उसे तसल्ली दी बल्कि उसे एक ऐसा खजाना भी दिखाया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। राजू ने अपनी माँ का इलाज करवाया, अपनी बहन की शादी की और एक छोटे से कारोबार की शुरुआत की। वक्त के साथ साथ उसकी मेहनत और जिनजादी की मदद ने उसे कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैं राजू की कहानी सुनकर दंग रह गया। वही राजू जो कभी सब्जी बेचकर दिन गुजारा करता था, आज एक कामयाब कारोबारी शख्स बन चुका था। मगर उसकी नरमी और आजिज़ी अब भी वैसी ही थी जो उसके दिल की खूबसूरती को जाहिर करती थी। उसने मुझे अपने पुराने घर के बारे में बताया जो आज भी वैसा ही बोसीदा और सुनसान था। वही घर जहाँ कभी वो जिनजादी छुप कर रहती थी। राजू के साथ वक्त गुजारकर मैं खुशी और सुकून के साथ अपने शहर वापस लौट आया। आज भी जब मैं उस मुलाकात को याद करता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मुझे यकीन हो जाता है कि दुनिया में नेक दिल लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और राजू जैसे लोगों की कामयाबी उनकी मेहनत और नेक नियति का नतीजा होती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।